वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम संविधान की पूरी जो संरचना है उसको एक दृष्टि में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे क्रमशः, तो आपका बहुत लाभ हम कराएंगे। एग्जाम्स की दृष्टि से अभी तक हम लोगों ने संविधान में जितनी चर्चा की है उससे 3 से 4 प्रश्न आपके पक्के हो जाते हैं, जो 15 से 21 प्रश्न के आसपास कम से कम IAS PCS में तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। डिफरेंट और एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी संविधान से 10-15 सवाल रहते ही रहते हैं। तो 3 सवालों को हम लोगों ने जो 8 वीडियोस प्रस्तुत किया है आपके समक्ष, उनमें 3 सवाल निश्चित रूप से वहां से आने ही आने हैं, तो उन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, इससे 1 से 2 प्रश्न हर हाल में आता ही आता है। आप आज संविधान का जो पूरा कलेवर है उसे एक नज़र में सरसरी तौर पर देखेंगे और मन में हम आपके बैठा देंगे, पूरी अवधारणा आपकी समझ में आ जाएगी। देखें, मैं संविधान को आपको पढ़ा रहा हूँ एक नए अप्रोच से, लॉजिकल अप्रोच से। लॉजिकल अप्रोच यह है कि हमारा जो संविधान है वह निश्चित रूप से एक लॉजिक पर बेस्ड है। हर चीज लॉजिकली रखी गई है, कोई भी चीज बिना किसी तर्क और बिना पृष्ठभूमि के संविधान में स्थान दी ही नहीं गई है। देखें, आप जब संविधान पढ़ रहे हैं तो यह आप कहते हैं पॉलिटी का हिस्सा है, राजनीति विज्ञान का हिस्सा है, बल्कि हम ये कहें यह राजनीति विज्ञान का आधार है संविधान। आप राजनीति विज्ञान में राज्य के तत्व पढ़ते हैं। राज्य के 4 तत्व है, भूमि है, लोग हैं, सरकार है और सरकार की संप्रभुता है। ये 4 तत्व आप राज्य के महत्वपूर्ण 4 तत्व ये हैं। अब देखें, जो आपका संविधान है वह राजनीति का आधार है। तो संविधान की जो रचना होती है, पूरी दुनिया का कहीं का भी संविधान आप उठा के देखेंगे तो उसमें लॉजिकली पूरी बातें इस आर्डर में आपको मिलेंगी। हम आपको इस पृष्ठभूमि को आपके मन में बैठाते हुए संविधान की पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको हर चीज समझ में आएगा। अच्छा, अब यह बात रखी गई है जो आप अक्सर याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं कि ये कहाँ पर होगा, ये कहाँ पर होगा, ये प्रकरण किस अनुच्छेद में होगा, किस भाग में होगा, वो प्रकरण आपके ध्यान में ऐसे बैठ जाएगा कि आप एक रेंज तो दिमाग में सदैव रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ नहीं यहाँ होगी। ठीक है, आप सिलसिलेवार तरीके से देखें। देखिए, राज्य का पहला तत्व है भूमि। बिना भूमि के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं और बिना लोगों के भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं। तो देखिए, भारत का जो संविधान है आप जानते हैं 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग क्रमशः एक एक भाग पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग जो है वह भूमि के संदर्भ में बात करता है। राज्य का पहला तत्व जो भूमि है उसकी व्याख्या व विश्लेषण करता है। कहता है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पहला जो भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा करता है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बातें आती हैं। फिर जब भूमि का व्यवस्था हो गई, भूमि की चर्चा हो गई, तो बात आती है दूसरे तत्व पर चर्चा करने की, वह है लोग। उस लोग, वीर लोग जो किसी भूमि पर रह रहे हैं और उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्हें ही नागरिक कहते हैं। यानी नागरिकता का जो पूरा पैमाना है अब हमारा संविधान उसकी चर्चा करता है। नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक के 5 to 11 सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल्स में रखी गई है। अब देखें, नागरिकता का आधार ही है अधिकार। जब नागरिकता किसी को दी गई है तो वे जो नागरिक हैं इस देश के, उन्हें यह देश, यह राज्य क्या अधिकार प्रदान करना चाहता है उसकी चर्चा की जाती है मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। देखें, अब
राज्य की भूमि हो गई, नागरिक हो गए, नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार हो गए। तो अब यह भी महत्वपूर्ण प्रसंग बनता है कि राज्य स्वयं को किस रूप में नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस पूरी अवधारणा को हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है। यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह देश के कल्याणकारी स्वरूप की व्याख्या वहां करते हैं। यानी हमारा संविधान यह कहता है कि हमारा जो राज्य है यह एक कल्याणकारी राज्य होगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए, कल्याणकारी राज्य का आदर्श सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, जो सरकार कल को इन नागरिकों को शासित करेगी उनके समक्ष कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है संविधान का भाग 4। अच्छा, यह बातें मूल संविधान में हमारे मनीषियों ने रखी थी। उसके बाद कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियां, देखिए 5 स है, ये याद करने के लिए आपको 5 स की बात किया, 5S की बात। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस समिति की संस्तुति के आधार पर लाया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर कब लाया गया? आपने पढ़ा है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया। मूल अधिकार तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक नागरिक कर्तव्य बोध से ढले न हो। तो कर्तव्य बोध से जो नागरिक देश में है वे ही मूल अधिकारों के वास्तविक हकदार हैं। ऐसी मंतव्य और अवधारणा के तहत ये बात लाने के लिए भाग 4 में खंड क जोड़ा गया और शुरू में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो आज आपका जो संविधान है उसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, अब देखिए जो आपका संविधान है यहाँ पर आधार बन गया, यानी राज्य के 2 आधार बन गए। क्या क्या आधार बन गए? भूमि बन गई, लोग बन गए। लोगों के लिए राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया गया, कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर दिया गया भाग 4 में। लोगों को अधिकार और कर्तव्यों का बोध करा दिया गया। अब आता है संघ और राज्य। तो यह भाग 5 में और यह भाग 6 में। तो इसको हम पैरेलल पढ़ेंगे। पैरेलल पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपको इस पूरी व्यवस्था की समझ तभी बन पाएगी। भाग 5 पढ़ेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे, तो भाग 5 और 6 के अंतर संबंधों के साथ अगर बात को नहीं करेंगे तो आप भूलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाग 5 और यहाँ लिखते हैं भाग 6 और इसके बारे में जो बातें हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से पैरेलल ग्राउंड पर समझाते हैं। यहाँ पर इस भाग में 5 अध्याय रखे गए हैं और इसमें 6 अध्याय। भाग 5 और भाग 6 ये जो दोनों भाग हैं ये संघ और राज्यों से संबंधित है। देखें, अभी तक आपने जो देखा जाना वह क्या? भूमि जाना, लोग जाने, लोगों के अधिकार जाने, लोगों के कर्तव्य जाने और राज्य का आदर्श समझा। अब इतनी बातें समझ जाने के बाद अब आता है शासन प्रशासन इस देश का कैसे चलेगा, इस देश का ढांचा कैसा है। पहले ढांचे को समझें और उसके साथ साथ ढांचे को समझते समय उसके शासन व्यवस्था को भी समझने का इसमें व्यवस्था है। कैसे? देखें, भाग 5 संघ के शासन की बात बताता है कि संघ का व्यवस्था कैसे होगा। तो भाग 5 में जो 5 अध्याय हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला अध्याय जो है वह कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। जो 5वां भाग है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल 51 to 151 आर्टिकल्स आर देयर इन दिस सेक्शन पार्ट 5।
तो सबसे पहला चैप्टर जो है वह है एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या बनता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या इसमें आता है प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। संघ की जो कार्यपालिका है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद है आपके राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस के लिए, सहायता और सलाह के लिए, वह आर्टिकल 74 में उसका उल्लेख मिलता है। फिर अटॉर्नी जनरल होगा, जो महान्यायवादी कहा जाता है, उसका संदर्भ आर्टिकल 76 में आएगा। फिर कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जो सरकारी कार्य का संचालन है वह कैसे संपादित होगा, उसके बारे में भी विवरण यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब पैरेलल वे में भाग 6 में भी जो पहला अध्याय है वह इसी बात का उल्लेख करता है। भाग 6 में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 237 तक की बातें आती हैं। इसमें जो पहला अध्याय है वह साधारण संदर्भ है, उसमें परिभाषा इत्यादि दी गई है। जो यहाँ पहला अध्याय है वो यहाँ पर आप मानिए कि दूसरा अध्याय है। तो दूसरे अध्याय में एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके संदर्भ में चर्चा आती है। यहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ राज्यपाल है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन है, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट है, जो राज्यपाल की एड एंड एडवाइस के लिए होगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी हिंदी में कहा जाता है, आर्टिकल 76। यहाँ पर महाअधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, आर्टिकल 165 के अंतर्गत। सरकारी कार्य का संचालन जैसे यहाँ पर, वैसे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वह कैसे कार्य संचालन करेगी उसका संदर्भ यहाँ पर है भाग 6 के अध्याय 2 में। फिर देखिए यहाँ अध्याय 2, जो भाग 5 का अध्याय 2 है, वह संसद का। अब सरकार की जो एग्जीक्यूटिव है वह, उसमें बात आ गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और ये सारी बातें आने के बाद संसद का जो गठन है वह यहाँ पर आर्टिकल 79 में संसद के गठन का संदर्भ उल्लिखित है, जो बताता है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर के होगी, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो उसके बाद देखिए संसद के अधिकारी कैसे होंगे, उनका क्या संदर्भ है, उनकी नियुक्तियां, उनकी कार्यवृत्तियां क्या हैं, उनका उल्लेख आता है। फिर संसद का कार्य संचालन कैसे होगा, ये अध्याय 2 में ये 3 बातों का उल्लेख मिलता है। और यही बात यहाँ अध्याय 3 में मिलती है कि राज्य की जो विधानमंडल है वह, अब यहाँ पर क्या, विधान परिषद और विधानसभा 2 चीजें हो सकती हैं। तो विधान परिषद का सृजन और उत्साधन यह आर्टिकल 169 में सबसे पहले ही दे दिया जाता है, और इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विधान परिषद के सृजन और उत्साधन के संदर्भ को किस आर्टिकल में उल्लिखित किया गया है। फिर विधानसभा की संरचना, फिर विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 170 एंड आर्टिकल 171 में। फिर कार्य संचालन, जैसे यहाँ पर संसद की कार्य संचालन का प्रकरण है, वैसे यहाँ पर विधानसभा की, विधान परिषद की कार्य संचालन का प्रकरण है। अच्छा, इतने के बाद अब देखें, इतनी बातें हो जाने के बाद आप के पास बचता क्या है। अध्याय 3 में, भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख है आर्टिकल 123 यानी 123 में, और उसी के पहले में अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है 213, इधर 123 उधर 213, आर्टिकल 213। फिर अध्याय 4 भाग 5 का अध्याय 4 जो है वह संघ की न्यायपालिका का उल्लेख करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 में। और देखिए यहाँ 124 है, यहाँ 214 है ना, वही नंबर्स हैं लेकिन थोड़ा क्रम बदल गया तो याद हो जाएगा। हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट आर्टिकल 214 में, और यह 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। अब देखें अध्याय 5, जो भाग 5 का अध्याय 5 है, वहां कंट्रोलर, एडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, CAG का उल्लेख आता है आर्टिकल 148 में। और उसी के पहले यहाँ पर आपके पास
जाकर के में अध्याय 5 में भाग 6 के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का उल्लेख मिलता है। भाग 7 को देखें, भाग 7 का जो पूरा मामला है वह समाप्त हो चुका है, यानी भाग 7 निश्चित कर दिया गया है। भाग 7 को समाप्त समझिए, और यह समाप्त कहां से हुआ? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, जिसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ है, वह इस 7वें भाग को निश्चित कर देता है। अब देखें, इतना हो जाने के बाद इसमें एक्चुअली क्या था, जो राज्यों का शुरू में भारत संघ में जो सभी राज्य शामिल थे, तमाम रियासतें, ब्रिटिश राज्य और अन्य तमाम रियासतें, उन सबको 4 वर्गों में रखा गया था, वो चीज़ें ठीक है। तो उसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद स्वरूप बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी तक कितनी चीजें आ गई। भूमि हो गई, लोग हो गए यानी नागरिक हो गए, नागरिकों के अधिकार हो गए, नागरिकों के कर्तव्य हो गए, राज का आदर्श हो गया नीति निर्देशक तत्व में। फिर जो ये देश है, जो राज्य है, उसका जो स्वरूप है संघ में और राज्य में, ये हो जाता है। 7वां भी राज्य का ही एक चर्चा था, उसे निश्चित कर दिया गया। तो संघ है, राज्य है, उसके बाद संघ शासित राज्य है। तो संघ शासित राज्यों का चर्चा जो है कि भाग 8 में किया जाता है। अब इतना सब तो जो है कि हो गया, यानी पूरे देश का विवरण सामने प्रस्तुत हो गया कि देश का ढांचा ऐसा है। उसके बाद अंदर कैसा ढांचा है, यानी अब भाग 9 आएगा, वहां पंचायत है। पंचायत के बाद नगर पालिका, नौका और नौखर, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में बात की जाती है। तो अब ये अंदर का हिस्सा हो गया, यानी राज्य, संघ राज्य और संघ शासित राज्य के अंदर की जो व्यवस्था है वह पंचायतों के माध्यम से गांव की अब चर्चा हो गई, नगर पालिका के माध्यम से नगर की चर्चा हो गई, और फिर सहकारी समितियों की विवरण प्रस्तुत होता है नौका में। अच्छा, अब इसके बाद भी देश के कुछ हिस्से हैं जिनका वर्णन भाग 10 में किया जाता है। वे हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो इस प्रकार से इतना तो पूरा का पूरा जो भारत भूमि है उसका प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसका पूरा चर्चा यहाँ पर आता है। इसके बाद देखें भाग 11 में अब जो संघ है और जो राज्य है उसके मध्य संबंध कैसा होगा, वो संबंध कैसे विकसित हो, कैसे प्रौढ़ रखे जाएं, सुदृढ़ रखे जाएं, उसके बारे में चर्चा होती है। तो विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा भाग 11 में की जाती है। उसके बाद भाग 12 जो है वहां पर भाग 12 में वित्तीय संबंध, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, इन चीजों का उल्लेख भाग 12 में ब आया, 12 से वित्त, 12 से वाद, यानी 12 कहते हैं तो इसमें बा आया है तो उसी को वित्त को थोड़ा गलत तरीके से बोले तो वित्त हो जाएगा, 12 को 12 वित्त, बाद, वाद को बाद करें तो कुल मिला के ऐसे थोड़ा सा आपके ध्यान में आ जाएगा कि 12 में क्या चीजें हैं। फिर देखिए भाग 13 वित्त के बाद व्यापार। तो भारत के राज्य क्षेत्रों के अंदर व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य, कॉमर्स और इंटरकोर्स कैसे होगा, समागम कैसे होगा, उन संदर्भों का चर्चा जो है कि आपके भाग 13 में किया जाता है। अब देखें ये सब तो हो गया। इसके बाद अभी जो बचा हुआ है वह क्या है, भाग 14
के माध्यम से जो सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख भाग 14 और भाग 14 क में। भाग 14 में जो सेवाएं हैं संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका उल्लेख होता है। 14 का अब सेवाएं हैं तो फिर उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको अधिकरणों के द्वारा निपटाया जाएगा। तो ट्राइब्यूनल्स हैं 14 क में। कुल मिला के 14 और 14 क एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। अब 15 देखिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब चूंकि देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र जो है चुनाव पर आधारित होता है, तो 15वां भाग जो है चुनाव की व्यवस्था के संदर्भ में आर्टिकल 324 जो है वहां पर है। भाग 16 जो है विशेष वर्गों के संबंध में बंद करता है। अब देखिए, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी जो चीज बची है संविधान में, हमारे भारत का संविधान इसीलिए बहुत लंबा हो गया है क्योंकि वह हर चीज को, एक एक चीज को, कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, सबको शामिल करता है, सबके लिए व्यवस्था देता है ताकि कल को कोई संदेह न रह जाए किसी भी क्षेत्र में। और अगर जनता को कहीं भी, आने वाली पीढ़ियों को कहीं कोई समस्या होती है तो संविधान उनके लिए मार्गदर्शक का काम करे। अब देखिए, जो विशेष वर्ग छूट गए हैं उनके लिए 16वां भाग 16 में SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन का जो पूरा विशेष बातें हैं, विशेष वर्ग हैं, उनके संबंध में उपबंध किए जाते हैं। भाग 17 है। अब देखें, राज्य की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषाएं क्या है, प्लस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का जो भाषा होगा उसके संदर्भ में भी उपबंध राजभाषा का जो है भाग 17 में आता है। भाग 18 में 18 अ से आ रहा है, 18 आपात जोड़ दीजिए, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो भी है वो भाग 18 में आते हैं, ठीक है। तो जो आपातकालीन उपबंध है वो भाग 18 में आपको मिलेंगे। उसके बाद भी जो कुछ बच गया उसे प्रकीर्ण या मिसलेनियस के रूप में यहाँ पर रख दिया गया भाग 19 में। अभी भी इतनी सारी बातों के बाद भी जो कुछ विविध प्रकृति की चीजें थी उनका उल्लेख मिसलेनियस के रूप में भाग 19 में किया जाता है। अब संविधान हो गया तैयार। संविधान तैयार हो जाने के बाद संविधान में आने वाली पीढ़ियों को अगर कोई संशोधन की जरूरत हो, समय के अनुसार संविधान को ढालने की जरूरत हो, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में उल्लिखित की जाती है। भाग 21 में अब देखिए, संविधान तैयार हो जाने के बाद भी जो विशेष स्थितियां राज्य के संचालन को लेकर के रही, जैसे जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिलाना, फिर अन्य जो बॉर्डर एरियाज में जो राज्य थे उनका, जैसे नागालैंड इत्यादि हैं, उनके संदर्भ में जो विशेष उपबंध है, धारा 370, ये 369 से लेकर 392 तक का पूरा मसला जो है भाग 21 में है, जिसमें धारा 370 भी आती थी, तो जिसे आप आज निश्चित कर लिया गया है। तो देखें, यह आपको पता है कि जब धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जा रहा था तो उसको लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहमत नहीं थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये अगर समस्या हो जाए, समस्या का समाधान जो है कि बना रहे, इसके लिए संविधान में इसे स्थान ऐसे दिया ताकि समाधान मिल जाए। अस्थायी उपबंध के रूप में दिया, परमानेंट क्लॉज नहीं जोड़ा। तो उसी के कारण आज इसे 2 मिनट में भारत सरकार ने जब दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। देखें, फिर बचता है अंतिम भाग 22। भाग 22 भारत के संविधान को संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत के संविधान का यहाँ पर संक्षिप्त नाम 393 आर्टिकल में दिया है, भारत का संविधान। तो ये फिर ये 394 आर्टिकल 394 में भारत के संविधान के प्रारंभ के संदर्भ में बताता है। क्योंकि संविधान अब पूरा तैयार हो चुका है, कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, उसका उल्लेख तो तत्काल रूप से कुछ अनुच्छेदों को लागू करने की बात करता है। उसके बाद
उसमें ही लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 394 में कि 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो जाएगा। इसके बाद 394 का में संविधान का जो हिंदी भाषा में जो प्राधिकृत पाठ होगा उसे संविधान में उल्लेख करता है कि इसके हिंदी अनुवाद को जो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त और विधि सम्मत होगा उसे भारत में कैसे प्रसारित किया जाएगा, जनता के बीच में ले जाया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसके संदर्भ पूरी बात। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग 22 तक की बातें हम लोगों ने कैसे याद कर लिया। ये पूरा का पूरा लॉजिकल सिस्टम है। आप जो है कि जो पॉलिटी का बैकग्राउंड है दिमाग में रखेंगे और ये पूरी बात को आप जो है सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे, एक लॉजिक को मन में बैठा करके, तो भूलने का ज्यादा विषय नहीं आएगा, सब सिलसिलेवार तरीके से याद हो जाएगा, मन में बैठ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।